नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं सीबीएसई टर्म 1 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपकी एक यूनिट है। इस यूनिट के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आइए हम शुरुआत। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत ने जो अर्थव्यवस्था विरासत में पाई थी वह कैसी थी। यानी कि स्वतंत्रता पर जो हमें अर्थव्यवस्था मिली वो कैसी थी, निर्धन एवं पिछड़ी, आधुनिक, आत्मनिर्भर या पूंजीवादी। तो हमें जो अर्थव्यवस्था मिली थी वह थी निर्धन एवं पिछड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण का एक सिद्धांत है जिसके 3 चरण हैं। तो पूछा है कि जब निम्न जन्म दर होती है और निम्न मृत्यु दर होती है तो वो कौन सा चरण होता है। तो वो हमारा होता है तीसरा चरण। ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, अर्थव्यवस्था जो बहुत ही निम्न दर से बढ़ती है। तो जो निम्न दर से अर्थव्यवस्था बढ़ती है उसे कहा जाता है गतिहीन अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो रेलवे की शुरुआत जो है ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में 1850 में की गई थी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में गतिहीनता का प्रमुख कारण था। तो प्रमुख कारण था भूमि अधिग्रहण प्रणाली। जो अंग्रेजों ने भूमि अधिग्रहण प्रणाली अपना रखी थी उसमें उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को अपनाया हुआ था और जो जमींदार थे वे किसानों का शोषण करते थे, इसलिए कृषि क्षेत्र में गतिहीनता आ गई थी। प्रश्न नंबर 6 हमारा, वर्ष 1921 को विभाजन का महावर्ष क्यों कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपने बहुत से वीडियो में देखा होगा कि महाविभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है। तो 1921 को कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि क्यों कहा जाता है। तो इस क्यों का रीज़न है कि जिस 1921 में जो है उच्च जन्म दर थी तथा निम्न मृत्यु दर थी, इसलिए इसे महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी। तो प्रमुख विशेषताएं क्या थी। पहला कि कृषि को इम्पोर्टेंस दिया हुआ था, दूसरा औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी थी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पूछा है यहाँ पे। तो मुख्य विशेषता थी कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित थी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, यदि एक वर्ष में कुल जन्म 20 है तथा कुल जनसंख्या 10,000 है तो जन्म दर क्या होगी। देखिए, जन्म दर होती है प्रति 1000 लोगों के पीछे, ठीक है, प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की संख्या। तो जब 10,000 पे 20 है तो 1000 पे क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, 2 होंगे, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, भारत में ब्रिटिश काल में जनसंख्या संबंधी विवरण सर्वप्रथम एकत्रित किया गया था। यानी कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1881 में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। क्या अर्थव्यवस्था थी कि हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, भारत में पहला रेलवे पुल जोड़ता है। तो पहली रेल भारत में बम्बई से थाने तक चली थी और पहला रेलवे पुल भी मुंबई से थाने तक था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसका स्तर उच्च था। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान जो शिशु मृत्यु दर थी उसका स्तर उच्च था। प्रश्न नंबर 13, ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकतर भारतीय जनसंख्या निम्न में से कौन से क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर थी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ब्रिटिश शासन के दौरान प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। कौन सा द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। तो द्वितीयक क्षेत्र देखिए, वस्तुओं का विनिर्माण और सेवा, ठीक है, ये हमारे दोनों क्या है, ये हमारे तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। मत्स्य हमारा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है और उद्योग जो है ये हमारा द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, अधिकांश अध्ययनों से पता चलता है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वावधि के दौरान भारत के सकल वास्तविक उत्पादन की वृद्धि दर डैश से कम थी। किससे कम थी। तो सकल उत्पादन की वास्तविक दर जो है वो 2% से कम थी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता क्या कारण था। तो देखिए, जमींदारी प्रणाली का न होना, निवेश में कमी और प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर। तो देखिए, जमींदारी प्रणाली तो थी और यही जो है कृषकों का शोषण कर रही थी। तो निवेश में कमी और प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, यही हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 17, वह अर्थव्यवस्था जो शासक के हितों की सेवा के लिए बनाई गई कौन सी थी। जिसमें शासक के हितों का ध्यान रखा जाता है वो होती है हमारी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के जीडीपी में अधिकांश सहयोग किसका था। तो अधिकांश सहयोग था हमारा कृषि का, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग पर विभाजन का विपरीत प्रभाव पड़ा। तो जो जूट उद्योग था उस पर विभाजन का विपरीत प्रभाव पड़ा था।
भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन का एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, ब्रिटिश हितों को बढ़ावा दिया जाए और अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को फीडर बनाकर देश को पिछड़ी स्थिति में लेकर के जाना। आगे हमारा प्रश्न नंबर 21, वर्ष 1921 के पश्चात भारत ने जनांकीय संक्रमण के किस स्तर में प्रवेश किया? देखिए 1921 के बाद जो स्तर था वह था हमारा कौन सा? द्वितीय, और 1921 से जो पहले था वो कौन सा था? प्रथम। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से किस हस्तशिल्प उद्योग के नाम से भारत को जाना जाता है? तो भारत को किसके नाम से जाना जाता है? तो भारत को जाना जाता है धातु उद्योग के नाम से। आगे चलते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था ढांचा में आधारिक परिवर्तन आया। यह क्या परिवर्तन था? तो देखिए, भारत निर्मित उत्पाद का आपूर्तिकर्ता बन गया। गलत है ये। भारत कच्चे माल का आयातक बन गया। गलत। भारत जो है कच्चा माल ब्रिटिश देश को जो है सप्लाई करता था, और निर्मित उत्पाद का नहीं बल्कि वो कच्चा उत्पाद का आपूर्तिकर्ता बन गया था। तो दोनों ही हमारे क्या है? गलत है। आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रथम जनगणना कब हुई थी? ऊपर मैंने बताया था 1881 में हुई थी। आगे चलते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियां संबंधित थी। किससे संबंधित थी? इंग्लैंड के संरक्षण तथा संवर्धन से। औपनिवेशिक शासन ने यहाँ पर जितनी भी नीतियाँ अपनाई थी उनका उद्देश्य था केवल ब्रिटेन इंग्लैंड को संरक्षण देना और उसकी वृद्धि करना। आगे चलते हैं। आगे हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था संरचना पर ब्रिटिश नीति का क्या प्रभाव पड़ा? भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। बिल्कुल सही है ये। आगे चलते हैं। आजीविका का प्रमुख स्रोत होने के बावजूद भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में गतिहीनता और गिरावट का अनुभव जारी रहा। क्योंकि क्या कारण था इसका? सबसे प्रमुख कारण था इसका भूव्यवस्था प्रणाली। अंग्रेजों ने जो भूव्यवस्था प्रणाली अपनाई हुई थी वो जमींदारी प्रणाली थी, और जमींदार कृषकों का शोषण करते थे, इसलिए कृषि क्षेत्र जो है गतिहीनता की ओर चला गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान था। किसका जो है योगदान था? तो प्राथमिक क्षेत्र का जो है सबसे ज़्यादा योगदान था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, सुएज नहर खुल जाने से डैश दो देशों के बीच जहाज के संचालन के लिए सीधा मार्ग है। तो क्या था ये? भारत तथा ब्रिटेन के बीच जो है संचालन के लिए सीधा मार्ग बन गया था, और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश व्यापार को भारत में बढ़ाना। स्वतंत्रता के समय शिशु मृत्यु दर था। कितनी थी शिशु मृत्यु दर? थी 218 प्रति 1000। आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उच्च शिशु मृत्यु दर का कारण था। क्या कारण था? अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, बार बार प्राकृतिक आपदाओं का घटना। तो दोनों ही हमारे सही है। प्रश्न नंबर 32 की ओर चलते हैं। तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के हिस्सों के अंतर्गत वर्तमान समय के राज्य शामिल है। यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन कौन से राज्य शामिल है? देखो, तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था, केरल था, कर्नाटक था। तो ए और बी दोनों हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश द्वारा सड़क निर्माण किया गया। क्या उद्देश्य था इसका? भारत के भीतर सेना जुटाने के लिए, ग्रामीण इलाकों से कच्चा माल निकालने के लिए। तो ए और बी हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। आगे हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे पर रेलवे का क्या प्रभाव हुआ था? तो देखिए, फसलों का व्यवसायीकरण, भारतीय गांवों का आत्मनिर्भर, भौगोलिक सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ना। तो देखिए, फसलों का व्यवसायीकरण होगा, भौगोलिक सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ा गया। डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर, यह सेवाएं काफ़ी महंगी हो गई है तथा अंग्रेजों ने इसे छोड़ दिया है। कौन सी सेवाओं को छोड़ा? अंतर्देशीय जलमार्ग को। इसके बाद ही उन्होंने रेलवे बनाया था। आगे हमारा औपनिवेशिक शासन के तहत सरकार की आर्थिक नीतियों का संबंध था। किससे संबंध था? ब्रिटिश हित का संवर्धन। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जितनी भी आर्थिक नीतियाँ थी ब्रिटिश काल में, सबका उद्देश्य एक ही था कि ब्रिटिश हितों का संरक्षण किया जाए, उनका संवर्धन किया जाए। भारत में जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था कब थी? ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि 1921 से पूर्व की जो अवस्था थी वो प्रथम अवस्था थी, और 1921 के बाद की जो अवस्था थी वह द्वितीय अवस्था थी। प्रश्न नंबर 38 है, भारत की व्यावसायिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 39 है, सेवा क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का अन्य नाम बताइए क्या है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, विनिर्माण क्रियाकलाप किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो विनिर्माण क्रियाकलाप हमारा तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, उद्योग हमारा जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। देखिए, आगे के जो हमारे प्रश्न है ये हमारे खालिस्तान पर आधारित प्रश्न है, रिक्त स्थानों पर आधारित प्रश्न है, और ये प्रश्न भी हमारे क्या है? MCQ में शामिल होते हैं। आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्गी, फिडले शिराज, डॉक्टर VK राव, RC देसाई प्रमुख रहे। औपनिवेशिक काल के दौरान डैश द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
किसके द्वारा लगाए गए अनुमानों को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है? तो औपनिवेशिक काल के दौरान VKRV राव द्वारा लगाए गए अनुमानों को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे हमारा वर्ष 1921 के पश्चात भारत ने जनांकीय संक्रमण के डैश स्तर में प्रवेश किया। अभी हमने ऊपर बात की थी कि द्वितीयक चरण जो था वो 1921 के बाद का था और 1921 से पहले प्रथम चरण था। आगे हमारा वह खेती जिसमें परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए उसे? तो उसे कहा जाता है निर्वाह कृषि, जिसमें केवल परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसल उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है डैश एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है, इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल विशेषकर ढाका के आसपास है। तो ये क्या है? मलमल। मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है, इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र है। आगे हमारा डैश क्षेत्र सामान्य तौर पर प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादक वह डैश वस्तुओं का विनिर्माण करता है। कौन सा क्षेत्र है ये? तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र सामान्य तौर पर प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादक है और ये तैयार वस्तुओं का विनिर्माण करता है। तो डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 वर्ष 1921 के पूर्व भारत में जनांकीय संक्रमण का कौन सा सोपान था? पहले भी बताया मैंने, प्रथम सोपान था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है स्वतंत्रता पूर्व के दौरान कृषि क्षेत्र डैश प्रतिशत के साथ कार्यबल का सबसे बड़ा भाग रखता है। तो 70 से 75% जनसंख्या जो है वो स्वतंत्रता पूर्व के दौरान जो है कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व थी। डैश से अभिप्राय मूलभूत सुविधाओं और प्रणालियों के उस समूह से है जो किसी देश, शहर या अन्य क्षेत्र की सेवा करने जिसमें उसकी अर्थव्यवस्था के कार्य करने के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं शामिल हैं। तो आधारभूत संरचना से अभिप्राय मूलभूत सुविधाओं और प्रणालियों के उस समूह से है जो किसी देश या क्षेत्र की अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधा प्रदान करती है। तो उसे क्या कहा जाता है? आधारभूत संरचना उसे कहा जाता है। 17वीं शताब्दी के बंगाल का यात्री बर्नियर ने वर्णन किया है। तो 17वीं शताब्दी के बंगाल का फ्रांस यात्री जो था बर्नियर, उसने वर्णन किया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साक्षरता दर डैश प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है? साक्षरता दर जो है वो जनसांख्यिकीय संरचना की प्रमुख विशेषता है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ब्रिटिश काल में पहला राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है किसके द्वारा लगाया गया था? वो लगाया गया था VKRV राव के द्वारा और इनके अनुमानों को महत्वपूर्ण माना जाता है। डैश ब्रिटिश काल में निर्मित सबसे महत्वपूर्ण आधारित संरचना थी। कौन सी थी? रेलवे। ब्रिटिश शासन ने रेलवे का निर्माण किया था और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण आधारित संरचना थी हमारी। आगे चलते हैं। आगे जो है हमारे सत्य और असत्य वाले प्रश्न है, इनको भी जो है MCQ में शामिल किया जाता है। तो पहला है कौन सा सत्य नहीं है? भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य देश को केवल कच्चा माल प्रदायक था। सही है। इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे आधुनिक औद्योगिक आधार ने उसके औद्योगिक आधार को विकसित होने में भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की। सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के तैयार माल का आयात करने में परिवर्तित हो गई। सही है। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियाँ अपने देश के आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन से अधिक संबंधित थी। ठीक है। तो अभी इसमें से पूछा है, देखो कौन सा सही है। देखो पहले तो इसमें सारे ही सही है क्योंकि औपनिवेशिक शासन के द्वारा रची गई आर्थिक नीतियाँ अपने देश की, ठीक है, और आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित थी। ठीक है। तो चारों ही इसमें सही है, कोई भी इसमें से गलत नहीं है हमारा। ठीक है। ये इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो गलत है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के तैयार माल का आयात करने पर, तो सभी ऑप्शन जो है इसके सही है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा निम्नलिखित में से पहचानिए कि कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन हमारा सत्य है? तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति की संध्या पर भारत ने आधुनिक उद्योगों की धीमी वृद्धि का अनुभव किया था क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या थी हमारी? गतिहीन अर्थव्यवस्था थी जो हमें मिली थी। एक तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा सही है। और स्वतंत्रता प्राप्ति की संध्या पर भारत एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, ये भी सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति की संध्या पर भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, ये भी सही है और ये भी हमारा सही है। तो 2, 3, 4 वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत के जनांकीय संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी। कब? औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 63 वर्ष है। आगे चलते हैं। आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के व्यापार पर अंग्रेजों के एकाधिकार नियंत्रण के बारे में सत्य नहीं है? तो भारत का व्यापार केवल इंग्लैंड तक ही सीमित था। ठीक है। सुएज नहर ने परिवहन लागत को कम किया तथा भारतीय बाजार तक पहुंच आसान की। सुएज नहर ने दो देशों के बीच जहाज़ों के लिए सीधा मार्ग प्रदान करती है। आधे से अधिक भारत का व्यापार ब्रिटेन इंग्लैंड तक सीमित था। ठीक है।
तो देखिए इसमें से पूछा है कि भारत का व्यापार केवल इंग्लैंड तक ही सीमित था। ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है कि आधे से अधिक व्यापार जो है वो ब्रिटेन और इंग्लैंड तक सीमित था। आगे चलते हैं। आगे हमारा निम्न में से एक कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में असत्य है, वह कथन कौन सा है? तो देखिए ब्रिटिश के अंतर्गत भारत का दृढ़ औद्योगिक आधार था, यह हमारा क्या है? गलत है। जबकि हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो प्राथमिक क्षेत्र पर ही आधारित थी। प्रश्न नंबर 6, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की जनांकीय संक्रमण के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो समग्र साक्षरता दर 16% से कम थी, यह हमारा बिल्कुल सत्य है। जीवन प्रत्याशा 63 वर्ष नहीं थी, 63 वर्ष अब है, उस समय 32 वर्ष जो है हमारी थी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा गया, बिल्कुल सही है ये हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर कौन सा कथन हमारा असत्य है? ठीक है, असत्य देखना है। औपनिवेशिक काल के दौरान सेवा क्षेत्र के कार्यबल का सबसे बड़ा भाग रखता था, ये हमारा गलत है। जबकि क्या था? औपनिवेशिक काल के दौरान जो तृतीयक क्षेत्र है हमारा वो सबसे कम था, जबकि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो हमारा सबसे ज़्यादा था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें ढूंढना है यहाँ पे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की गई और कृषि उत्पादन घट गया, ये हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य स्वतंत्रता के समय भारत एक पूंजीगत अर्थव्यवस्था थी, ये हमारा गलत है। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत था वो क्या थी? एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। तो अब हमारे जो है स्टेटमेंट आधारित जो हमारे प्रश्न है वो हम लेंगे। तो देखिए पहला इसमें जो कथन है वो दिया है, सुएज नहर दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका में स्थित बंदरगाहों के यूरोपीय बंदरगाहों के बीच चलने वाले जहाज़ों के लिए सीधा मार्ग प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। 1769 में सुएज नहर खुलने से यातायात की कीमतों में कमी हुई थी। तो देखिए सुएज नहर खुलने का जो समय है वह इसमें गलत दिया हुआ है, 1769, जबकि ये कब हुई थी? 1869 में ये हुई थी। आगे चलते हैं। कथन 2 है हमारा, रेलवे का विनिर्माण भारत के भीतर सेना को संगठित करने के लिए किया गया था, गलत। जबकि रेलवे का निर्माण जो है भारत में अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसे प्रमुख बंदरगाहों को रेलवे के साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया ताकि विदेशी व्यापार द्वारा लाभ भी अर्जित किया जा सके, ये हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम। 3 है, 3 में हमारा पहला कथन दिया है, ब्रिटिश राजकाल के अंतर्गत 70% से कम भारतीय कृषि में संलग्न थे, ये गलत है। जबकि जो कृषि में संलग्न थे वे हमारे 75% तक भारतीय थे। ब्रिटिश नीतियों ने साहूकारों और जमींदारों को बड़े जमींदार बनने में सहायता की, बिल्कुल सही है ये हमारा। चौथा है, चौथे का कथन एक है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जन्म दर बहुत अधिक लगभग 48,000 प्रति वर्ष थी, ये हमारा सही है। उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर अवस्था देश में पाई जाने वाली व्यापक निर्धनता को बताते हैं, ये भी हमारा सही है। 5वां है हमारा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसानों को नकदी फसलों जैसे कपास तथा जूट की अपेक्षा कर निर्वाह फसलों जैसे चावल गेहूं उत्पादित करने के लिए विवश किया गया और अधिकतर किसान जो है निर्वाह कृषि ही करते थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि को शोषण जमींदारी प्रथा के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है ये हमारा। आगे हमारा 6, भारतीय कृषि का निम्न उत्पादकता एवं निम्न उत्पादन था, भूमि जोत बिखरी तथा छोटे टुकड़ों में विभाजित थी, दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही है। 7वां है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि था, बिल्कुल सही है। कुछ राज्यों ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के साथ कृषि कार्यबल की निर्भरता में गिरावट को देखा था, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। 8 देखिए, 8 है हमारा, औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में गतिहीनता हरित क्रांति द्वारा स्थिर स्थायी रूप से टूट गई थी, बिल्कुल सही है ये हमारा। HY बीजों के लिए उर्वरकों को आवश्यकता नहीं होती थी, ये हमारा गलत है। ठीक है, HY बीजों के लिए उर्वरकों की आवश्यकता होती थी। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, आधुनिक उद्योग ने भारत में देश के पश्चिमी भाग में सूती और जूट कपड़ा मिलों के रूप में जड़ें जमाना शुरू कर दिया था, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का शिल्प कला उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए इस पार्ट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह मैंने अपनी इस वीडियो में लिए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन MCQs का लाभ मिल सके। आगे के पाठों के इसी तरह के MCQ वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।